पन्ना नंबर 46। आप एक काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी। अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी। वह नहीं आ सकता है। और फणीश्वर नाथ जी कह रहे हैं उसे जब वो बुलाने जाते हैं तो उनका सब पुराना धुराना सब उसे बताता है कि मैं आपके घर ही मेरी इज्जत मेरी कदर होती थी और अच्छा काम मैं आपके घर में ही करता था, लेकिन आज मुझे ठेस लग गई हैं, कलाकार के दिल में ठेस लग गई हैं, वो नहीं आ सकता है। फणीश्वर नाथ रेणु ने भी समझ लिया। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छींक का झालर लगाने लगी। ये भी बेजा नहीं दिखलाती पड़ता क्यों मानूं? बेजा मतलब अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है जो वो बड़ी भाभी करने का प्रयास करती। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। और पंचनाथ रेणु जी कह रहे हैं मानू को ससुराल छोड़ने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानो बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही हैं अपने साथ। और मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। फणीश्वरनाथ जी कह रहे हैं ये सब अधूरी चीख मानो ले जा रही हैं और मन ही मन सिरचन पर बड़ा गुस्सा हो गया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ कामचोर चटोर। और चाची जब उसे डांट रही थी तो जी कर रहा था मैं भी उसे डांट लूँ, लेकिन क्या करूँ, कामचोर है चटोर है। गाड़ी आई, मानू को छोड़ने के लिए गए हैं, गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। देखो फणीश्वर नाथ जी मानू को छोड़ने स्टेशन पर चले गए हैं। वो अधूरी चीख हाथ में है और वो गाड़ी की राह देख रहे। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर दरवाज़ा बंद कर रहे। इतने में प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। सिरचन दिखाई दिया और सिरचन कह रहा है बबुआ जी। उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा और सिरचन आ गया, गाड़ी के नज़दीक आया और बबुआ जी कह रहा है। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा, क्योंकि उन्होंने अधूरी चीख छोड़ी थी, मानो को वो चीज़ नहीं मिली थी, इसीलिए उसे भी गुस्सा आया था, इसलिए उन्होंने झिड़की के स्वर में गुस्सा करके सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। और सिरचन अपनी पीठ पर कुछ बोझ लटका कर ले आया था और वो बोझ नीचे उतार कर फणीश्वर नाथ की तरफ देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए, मानू दीदी कहाँ हैं? और कह रहा है मानू दीदी कहाँ हैं? मैं दौड़ता हुआ आया हूँ, एक बार देखूँ, मुझे एक बार मानू दीदी को देखने दीजिए। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी और मानू ने गाड़ी के अंदर से आवाज़ दिया सिरचन दादा। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा ये मेरी ओर से हैं, सब चीज़ें हैं दीदी। शीतल पाटी चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की गाड़ी चल पड़ी। और देखो सिरचन ने अपने घर ये चीज़ों को बनाया है बिना कुछ खाना खिलाए बगैर, क्योंकि मानू दीदी को वो अच्छी तरह जानता था, इसलिए उन्होंने मानू से ये सब चीज़ें बनवा कर लाई हैं। देखो उसमें क्या क्या है, सब चीज़ें हैं दीदी। मानो दीदी को कह रहा है वो तो शीतल पाटी चीक और एक जोड़ी आसनी कुछ की हैं। गावर गाड़ी चल पड़ी। मानो मोर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर मतलब दांतों में जीभ को दबाना, हाँ, दोनों हाथ जोड़ दिए। और देखो खुद के सब चीज़ बनाए, खुद का सामान मतलब खुद ने सब खर्चा करके वो चीज़ें बनाकर मानो दीदी को दी हैं। और मानो दीदी जब उसे मोर छाप वाली धोती का दाम देने लगी तो सिरचन ने दोनों हाथ जोड़कर उसे कहा कि नहीं दीदी। मानो फूट फूट कर रो रही थी और देखो मानो रोने लगी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों को फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। और फणीश्वर नाथ रेणु की ये कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु ने कहा है कि इतनी अच्छी चीज़ें बनाई थी उन्होंने कि इंसान देखते ही रह जाएगा, और वो भी देखते रह गए, खुश रह गए। यानी कि यहाँ पर एक कारीगर का
कारीगर के जीवन को दर्शाने की कोशिश की है। कारीगर कैसा होता है, उसके दिल को ठेस पहुंचने के बाद उसके ऊपर क्या बीतती हैं, ये इस पाठ में बताया हुआ है। तो चलो छात्रों, मैंने आपको इस पाठ का पूरा सारांश बताने की कोशिश की है। शब्दार्थ तो मैंने पहले आपको दिए ही हैं, तो उसके ऊपर स्वाध्याय आपको लिखना है। तो मैं स्वाध्याय के लिए कृति क्रमांक आपको भिजवाता हूँ। फिर भी कृति 1, 2, 3 आपको लिखनी है, ठीक है। ओके।